Hey everyone, welcome back to my channel. So today I'm going to discuss with you about congenital heart disease, which is a very important topic in pediatrics. So let's get started. सो सब मतलब कि कंजेनिटल हार्ट डिसीज़ को पढ़ने से पहले हमें फीटल सर्कुलेशन पता होना चाहिए, तो जिसकी वीडियो मैंने पहले ही डाल दी है। तो फीटल सर्कुलेशन का एक बार रिव्यू ले लेते हैं ताकि जो कंजेनिटल हार्ट डिसीज़ है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो फीटल सर्कुलेशन क्या होता है? तो फीटल सर्कुलेशन के लिए हमने आपको बताया है कि फीटल सर्कुलेशन में क्या होता है कि जो भी ऑक्सीजन होता है या फिर जो भी न्यूट्रिशन होता है वो सब जो है एक फीटस को प्लेसेंटा के थ्रू मिलता है। ओके, तो यहीं पे ये चीज़ बोली हुई है कि ब्लड फ्रॉम द प्लेसेंटा, मतलब कि प्लेसेंटा से जो ब्लड है वो आएगा इन्फीरियर वेना कावा में। ओके, इन्फीरियर वेना कावा में एंटर करने के बाद राइट एट्रियम में जाएगा। देन राइट एट्रियम से थोड़ा सा जो ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा थोड़ा सा, वो राइट वेंट्रिकल में चल जाएगा और मोस्ट ऑफ द ब्लड जो है राइट एट्रियम में चल जाएगा थ्रू फोरामेन ओवे, जो कि एक शंट होता है, ब्लड को बाईपास कराता है। तो लेफ्ट एट्रियम में भी ब्लड आ गया है, मोस्ट ऑफ द ब्लड अभी लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, देन लेफ्ट वेंट्रिकल से इट विल गोइंग इनटू द ओटा। ओटा में ब्लड आएगा, देन ओटा से हेड एंड नेक में सप्लाई हो जाएगा। देन हेड एंड नेक में सप्लाई होने के बाद जो ब्लड होगा वो रिटर्न जो है दोबारा से आ जाएगा सुपीरियर वेना कावा में। ओके, सुपीरियर वेना कावा से एंटर करेगा राइट एट्रियम, मतलब कि अगेन अब वो राइट एट्रियम में आ गया। अभी राइट एट्रियम से वो जाएगा राइट वेंट्रिकल में ब्लड। अभी राइट वेंट्रिकल में पहले भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, और जो ये वाला लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि बॉडी से आ रहा है वो राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो गया है अब। ठीक है, अभी राइट वेंट्रिकल में आने के बाद राइट पल्मोनरी आर्टरी में एंटर करेगा। नाउ फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी द ब्लड विल गोइंग इनटू द ओटा, मतलब कि ओटा में ब्लड चला जाएगा। कैसे? क्योंकि वहाँ पे डक्टस आर्टरियोसिस होती है जो कि हमारा शंट होता है, जो कि ब्लड को बाईपास कराता है। तो पल्मोनरी आर्टरी से डायरेक्टली जो है मोस्ट ऑफ द ब्लड ओटा में चल जाएगा। देन ओटा से लोअर एक्सट्रीमिटीज में, देन एक्सट्रीमिटीज से जो होगा वो ब्लड जो है प्लेसेंटा को वापस हो जाता है थ्रू अम्बिलिकल आर्टरीज। ओके, तो ये जो था हमारा फीटल सर्कुलेशन का एक रिव्यू था। तो बट अब हम बात करते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिसीज। कंजेनाइटल हार्ट डिसीज होती क्या है? तो सबसे पहले हम कंजेनाइटल हार्ट डिसीज और कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट और कंजेनाइटल हार्ट एनोमली, हम इसे कुछ भी बोल सकते हैं। कंजेनिटल हार्ट डिसीज, कंजेनिटल हार्ट एनोमली और कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट, इनके तीनों नाम से जाना जाता है। ये क्या होता है? इट इज़ अ डिफेक्ट इन द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट एंड द ग्रेट वेसल्स प्रेजेंट इन द बर्थ। मतलब कि कंजेनिटल वर्ड का मतलब ये होता है कि जो बाय बर्थ प्रेजेंट होता है, मतलब कि इसलिए क्या होता है, इट इज़ अ डिफेक्ट। कंजेनिटल हार्ट डिसीज जो है या डिफेक्ट, ये ऐसा डिफेक्ट होता है जो क्या होता है कि हार्ट के स्ट्रक्चर में या तो कोई डिफेक्ट हो सकता है या फिर कोई ग्रेट वेसल, मतलब कि ओटा, मतलब कि ओटा में या फिर हार्ट के किसी भी स्ट्रक्चर में अगर कोई भी डिफेक्ट है बर्थ के टाइम पे, तो उसी डिफेक्ट को हम कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट बोल सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, मतलब कि उस टाइम पे, मतलब कि अगर बर्थ के टाइम पे हार्ट के स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है या फिर हार्ट में कोई डिफेक्ट हो जाता है तो उसी को हम कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट बोलते हैं। ओके, तो ये था कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। जो कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट की क्लासिफिकेशन होती हैं वो बेसिकली टू टाइप में क्लासिफाई होती हैं। फर्स्ट वन इज साइनोटिक हार्ट डिसीज एंड द अनदर वन इज ए साइनोटिक हार्ट डिसीज। ओके, सो साइनोटिक हार्ट डिसीज मतलब कि साइनोसिस होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन। ओके, साइनोसिस में क्या होता है, बेबी जो है ब्लू होता है, इसलिए यहाँ पे जो ये वाला कॉलम है ये ब्लू में दिखाया गया है। और ए साइनोटिक में जो होता है वहाँ पे साइनोसिस नहीं होती बेसिकली, तो इसलिए इसको पिंक में लिखा हुआ है, मतलब कि इसमें ब्लू डिस्कलरेशन नहीं देखी जाती है साइनोटिक की कंडीशन में। तो साइनोटिक में भी अभी क्या होता है कि एक इसे दो टाइप से डिवाइड करा गया है साइनोटिक में भी। एक तो बोला हुआ है कि डिक्रीज पल्मोनरी फ्लो, मतलब कि इसमें पल्मोनरी फ्लो कम हो जाता है। तो पल्मोनरी फ्लो जितने कम हो जाता है वो कंडीशन होती है टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट, ट्राइकास्पिड अट्रीशिया और पल्मोनरी स्टेनोसिस। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इंक्रीज पल्मोनरी फ्लो। एक तो होता है कि पल्मोनरी फ्लो एक में कम हो जाता है, एक में पल्मोनरी फ्लो ज़्यादा हो जाता है, मतलब कि जो ब्लड का फ्लो होता है, ठीक है, वो कम हो जाता है ज़्यादा हो जाता है। कम होता है इन कंडीशन में टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट एंड ट्राइकस्पिरेट रेशिया में, और जो ज़्यादा हो जाता है वो होता है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज में। ओके, अभी ए साइनोटिक में जो याद करने वाली चीज़ है वो ये है कि इसमें जो होता है ब्लड लेफ्ट टू राइट शंट प्रेजेंट होता है, मतलब कि जो ब्लड का जो मूवमेंट होता है वो लेफ्ट टू राइट होता है। ठीक है, तो कॉमन इसमें कौन कौन से होते हैं? एक तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट एंड पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस बहुत कॉमन होते हैं। एंड ऑब्स्ट्रक्टिव भी होते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब कि इसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है ब्लड फ्लो में,
ये साइनोटिक के अंदर वो होता है ओटिक स्टेनोसिस, पल्मोनरी वॉल्व स्टेनोसिस एंड कोएक्टेशन ऑफ ओटा। तो ये थे हमारे क्लासिफिकेशन। तो बेसिकली आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे कॉमन कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स की, मतलब कि जो कॉमन से ज़्यादातर पूछी जाती हैं और कॉमनली प्रेजेंट होती हैं एक चाइल्ड में। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। ओके, तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट क्या होता है कि एट्रियल एट्रियल मतलब कि एट्रियल का मतलब ही है यहाँ पे एट्रियम। एट्रियल का मतलब होता है एट्रियम, मतलब कि यहाँ पे अगर एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है और सेप्टल का मतलब होता है सेप्टम, डिफेक्ट मतलब कि डिफेक्ट। अभी इन्होंने बोला है कि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, दैट मीन्स हमें नाम से पता चल रहा है कि एट्रियम में, एट्रियम का जो सेप्टल है उसमें ही कोई डिफेक्ट है। ओके, तो ये नाम से पता चल रहा है। तो अभी इसकी डेफिनेशन ये है कि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट इज अ होल इन द वॉल, मतलब कि जो सेप्टम है वहाँ पे एक होल हो जाता है बिटवीन द टू अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट, मतलब कि एट्रिया। दैट इज कि जो हमारा राइट एट्रियम और जो लेफ्ट एट्रियम होता है उन दोनों के बीच में जो सेप्टम होता है उसमें जो होल हो जाता है उसी को हम एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं। और ये एक कंजेनाइटल कंडीशन है क्योंकि बर्थ के टाइम प्रेजेंट होता है। ओके, तो बेसिकली एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होता है कि एट्रियम के बीच में जो सेप्टम होता है उनमें अगर कोई होल हो जाता है या फिर कोई डिफेक्ट होता है उसी को हम एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं। अभी जो है ये भी, इसके भी कुछ टाइप्स हैं। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट जो है 3 टाइप में क्लासीफाई करा गया है, मतलब इसके तीन टाइप हैं जो है बेसिकली ओस्टियम secandum and ostium primum, ostium venosus. So ostium secandum जो है बेसिकली मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होता है 50 to 70% ऑफ द केसेस में, ओस्टियम प्रीमियम 30% केसेस में, एंड जो साइनस विनोसिस है वो बहुत ही कम प्रेजेंट होता है 10% केसेस में। सो ओस्टियम सिकेंडम जो है मिडल में प्रेजेंट होता है। दिस इज ओस्टियम सिकेंडम, मतलब कि होता ये एट्रियम में प्रेजेंट है, ये मतलब कि सेप्टम में प्रेजेंट होता है, पर लेकिन ये जो मिडल में प्रेजेंट होता है और ये मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। ओके, लेकिन ओस्टियम प्रीमियम जो है लोअर पोर्शन में देखने को मिलता है, मतलब कि लोअर साइड होता है, और जो अपर साइड होता है वो होता है साइनस विनोसिस। ओके, जो कि सुपीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में आ रहा होता है, ये रहा सुपीरियर वेना कावा। ओके, मतलब कि अपर साइड प्रेजेंट होता है। बेसिकली इनके टाइप्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये है कि पता होने चाहिए एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के। एंड में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इनमें इनकी लोकेशन का फ़र्क हो जाता है और इनकी कि कितने ज़्यादा केसेस में पाया जाता है, मतलब कि कौन सा मोस्ट कॉमन है। तो जो मोस्ट कॉमन है वो है ओस्टियम सिकेंडम। ओके, सो ये होते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। अभी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट की कॉमन साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, मतलब कि एक बच्चे के अंदर कॉमन साइन एंड सिम्टम क्या दिखेंगे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के। तो कॉमन साइन एंड सिम्टम होती है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। जो बच्चा होगा उसको सांस लेते हुए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ओके, स्वेलिंग ऑफ द लेग, फीट एंड एब्डोमेन, एब्डोमेन में लेग्स की और फीट की जो है स्वेलिंग हो जाएगी उसमें। ओके, हार्ट पाल्पिटेशन, मतलब कि इसके बीट्स, हार्ट में पाल्पिटेशन होंगी। ये तो नॉर्मल बंदे को भी होते हैं। अगर नॉर्मल बंदे को भी हार्ट एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, कंजेनाइटली प्रेजेंट है, तो मतलब ये सब जो है इसके सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। मतलब बेसिकली ये वाले जो सिम्टम होते हैं ये नॉर्मल हार्ट डिसीज में भी देखने को मिलते हैं। तो स्ट्रोक वाली प्रॉब्लम हो सकती है, फटीग, बच्चा जो होता है बहुत थका थका होता है, मतलब गेम्स नहीं खेलता और चीज़ों में इंजॉय नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये फटीग एंड हार्ट मर्मर जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन होता है इसमें, हार्ट मर्मर, जिससे हम डायग्नोज भी कर सकते हैं। इसका एक बेसिक डायग्नोस्टिक फीचर भी होता है, मतलब कि जब स्टेथोस्कोप से ऑस्कल्टेट करते हैं तब हार्ट में जो मर्मर साउंड सुनाई देती है। तो जो है ये बेसिक साइन एंड सिम्टम होते हैं कुछ एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के। भी डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस में जो मोस्ट कॉमन है वो है ऑस्कल्टेशन। मैंने आपको बताया था ऑस्कल्टेशन में जब हम स्टेथोस्कोप से ऑस्कल्टेट करते हैं बेबी को तो फिर इसमें मर्मर साउंड सुनाई देती है। ओके, जो कि बहुत कॉमन होता है। अभी नेक्स्ट है चेस्ट एक्सरे, जो भी डिफेक्ट होगा हार्ट के स्ट्रक्चर में वो पता चल जाएगा। देन ईसीजी से जो भी उसकी हार्ट वेव्स होंगी, रिदम्स होंगी, वो पता चल जाएगी। देन इकोकार्डियोग्राम से भी उसके सिग्नलिंग में जो प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ये सब चीज़ों का मतलब पता चल जाता है। तो ये बेसिक डायग्नोसिस होते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के। सो ये है, ये जो बेबी की पिक है ये ईसीजी की पिक है, एंड देन ये जो पिक है ये ऑस्कल्टेशन की पिक है। ओके, अभी हम बात करेंगे मैनेजमेंट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट का जो मैनेजमेंट है बेसिकली तो यही है कि जो 20% ऑफ केसेस होते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के, वो जो है वो फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, मतलब कि उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है,
तो फिर मतलब कि जब बेबी 1 साल का होगा, 1 साल होने तक ये अपने आप ही ठीक हो जाता है। अगर नहीं होते ही ठीक मतलब कि अगर डिफेक्ट 3 to 8 mm से ज़्यादा का है, मतलब कि जो होल है वो 3 to 8 mm से ज़्यादा का है, ठीक है, फिर उससे छोटा भी, तो जो है हम उसे मेडिकल मैनेजमेंट से ट्रीट कर सकते हैं। अगर इतना है या फिर इससे छोटा है तो हम इसे मेडिकल मैनेजमेंट से ट्रीट कर सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में जो हम मेडिकेशंस देते हैं वो होते हैं डिगॉक्सिन, डायूरेटिक्स एंड प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक्स। मतलब कि जो एंटीबायोटिक्स देके, डायूरेटिक्स देके और डिगॉक्सिन देके जो है हम ये जो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है उसको ट्रीट कर सकते हैं, अगर जो डिफेक्ट है वो 3 to 8 mm का है, ठीक है। अगर यहाँ पे डिफेक्ट बड़ा है, 8 mm से ज़्यादा है, तो उसमें उसके लिए हमें जो है सर्जिकली रिपेयर करना पड़ जाता है, क्योंकि मेडिकेशन फिर वर्क नहीं करती, क्योंकि होल बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। इफ स्पॉन्टेनियस क्लोजर डज नॉट अकर बाय स्कूल गोइंग एज, अगर जो है क्लोजर स्कूल गोइंग एज में भी नहीं होता तो सर्जिकल रिपेयर बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये इसके लिए मतलब ये बोला है कि सर्जिकल रिपेयर करेंगे अगर 8 mm से बड़ा है और आगे कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से हमें सर्जिकल रिपेयर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सर्जिकल रिपेयर में बेसिकली हम क्या करते हैं कि डिफेक्ट को क्लोज कर देते हैं स्टिचेस से, या फिर एक स्पेशल पैच लगा देते हैं। मतलब या तो जहाँ पे होल होगा उसे स्टिच कर देता है जो सर्जन होता है, या फिर वहाँ पे एक पैच लगा देता है। जो पैच जो है कुछ टाइम में जो है वो अपने ही टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाता है, अपनी बॉडी के टिश्यूज़ में, अपने लंग्स के टिश्यूज़ में ही कन्वर्ट हो जाता है वो पैच, जिससे क्या होता है क्लोजर हो जाता है। तो यहाँ पे जो सर्जिकल रिपेयर है वो यही होता है कि या तो स्टिच कर देंगे होल को, या फिर वहाँ पे एक स्पेशल पैच लगा देंगे जो कि अपनी बॉडी के टिश्यूज़ में ही कन्वर्ट हो जाता है कुछ दिनों में। तो ये जो है इसका बेसिक मैनेजमेंट होता है एएसडी का। बाकी मैनेजमेंट में जो याद करने वाली चीज़ है वो ये है कि हमें डिगॉक्सिन देना है, डायूरेटिक्स देना है एंड प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स देनी है अगर 3 to 8 mm तक का है डिफेक्ट, या फिर उससे छोटा है। अगर 8 mm से ज़्यादा का तो सर्जिकल रिपेयर इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड सर्जिकल रिपेयर में जो हम करते हैं वो होता है स्पेशल पैचेस एंड स्टिचेस। ओके, सो ये था हमारा एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। ओके, अभी हम बात करते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की, जो कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिसीज है, ठीक है, मतलब डिफेक्ट है। अभी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट नाम से पता चल रहा है कि जो वेंट्रिकल्स हैं उसके जो सेप्टम है उसमें कोई डिफेक्ट है। ओके, तो इसमें क्या होता है, द होल या डिफेक्ट अकर्स इन द बोल दैट इज सेप्टम दैट सेपरेट्स द heart's lower chamber, that is ventricle, and allows blood to pass from the left to right side of the heart, that is कि इसमें क्या होता है, ये हमारे वेंट्रिकल्स हैं। ओके, दिस इज राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। अभी यहाँ पे बोला है कि वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट, अभी यहाँ पे जो होता है सेप्टम होता है, लेकिन ये जो सेप्टम है ये क्लोज नहीं हो पाया, मतलब यहाँ पे डिफेक्ट हो गया। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो लेफ्ट साइड से ब्लड होता है वो राइट साइड आ जाएगा। तो यहाँ पे ये बोला हुआ है कि जो लेफ्ट टू द राइट साइड, मतलब कि जो ब्लड है वो लेफ्ट से राइट साइड फ्लो कर जाता है वेंट्रिकल्स में। तो ये जो है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो ब्लड होता है वो लेफ्ट टू राइट जो है मूव कर जाता है इस सेप्टम की वजह से, ठीक है। अभी इसके कॉमन साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है, कॉमन साइन, इसके जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो होता है पुअर ईटिंग एंड फेलियर टू थ्राइव, मतलब कि खाना नहीं खाएगा, ठीक है, और मतलब कि उसको भूख ही नहीं लगेगी, ठीक है। पुअर ईटिंग, फास्ट ब्रीथिंग या फिर ब्रेथलेसनेस हो सकता है, इसको सांस नहीं हो सकता, बहुत तेज तेज सांस ले वो, ठीक है। इजी टायरिंग, एकदम से बच्चा जो है थक जाएगा। तो ये जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के कॉमन साइंस होते हैं। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस क्या होते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के। तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के जो डायग्नोसिस होते हैं वो होता है ऑस्कल्टेशन। सबसे पहले ऑस्कल्टेशन जिसमें मरमर साउंड प्रेजेंट होती है, चेस्ट एक्सरे, ईसीजी, इकोकार्डियोग्राम। मतलब कि डायग्नोसिस जो है बेसिकली कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट के वो बेसिकली सेम ही होते हैं, बस जो अगर वेंट्रिकल में प्रॉब्लम है तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, और अगर वो एट्रियम में प्रॉब्लम है तो एट्रियम सेप्टल डिफेक्ट। वो जो है हमें जो चेस्ट एक्सरे होता है उनसे पता चल जाता है। ओके, तो ये होता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। अभी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, वही मैनेजमेंट भी लगभग सेम होता है। इसमें मैनेजमेंट क्या है कि मेडिकल मैनेजमेंट में वही डिगॉक्सिन देनी है, देन डायरेटिक्स देनी है, देन एडिक्वेट न्यूट्रिशन जो कि बहुत कंपलसरी हो जाता है। न्यूट्रिशन में हम देंगे हाई कैलोरी फार्मूला, मतलब कि बेबी को ब्रेस्ट मिल्क देना है, ठीक है। सप्लीमेंट्री ट्यूब फीडिंग्स देंगे, अगर ब्रेस्ट मिल्क जो है अवेलेबल नहीं है तो हम सप्लीमेंट्री ट्यूब फीडिंग्स भी कराते हैं बेबी को।
देन इसका जो है प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स देंगे हम कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए, उसके लिए उसको प्रिवेंट करने के लिए हमको जो है प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स देंगे। तो ये जो है हमारा कॉमन मेडिकल मैनेजमेंट होता है। लेकिन अगर ये मेडिकल मैनेजमेंट से काम नहीं चल रहा, मतलब कि मेडिकल मैनेजमेंट जो है इनफ नहीं है ट्रीटमेंट के लिए, तो हमें सर्जिकल रिपेयर करना पड़ता है जब कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट होने से पहले, मतलब कि वर्स्ट ना हो कंडीशन, इसलिए तो सर्जिकल रिपेयर भी हम इसका सेम ही होता है वेंट्रिकल का, या तो जो स्पेस है उसको हम क्लोज कर दें, उस डिफेक्ट को स्टिच कर दें, ठीक है, या तो स्टिच कर सकते हैं या फिर स्पेशल पैच लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा इसका सर्जिकल रिपेयर। बाकी हम इसमें जो है इंटरवेंशन कार्डिक कैथेटराइजेशन भी कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि ये जो कैथेटराइजेशन करके क्या होता है कि ये जो स्पेस होता है वो क्लोज हो जाता है, ठीक है। बाकी इन्होंने आउटकम बता रखे हैं सर्जरी के। आउटकम जो है सर्जरी के वो ये है कि 95% जो है ये जो सर्जरी होती है वो सक्सेस होती है, और एक ग्रोथ मतलब चाइल्ड की ग्रोथ के लिए जो है ये मतलब ऐसे कोई भी वो जो 1 या 2 साल में, मतलब कि जो चाइल्ड की ग्रोथ होती है वो 1 या 2 साल में जो है दिखने लगती है, मतलब कि उसमें कोई ऐसा कुछ डिफेक्ट नहीं आता चाइल्ड की ग्रोथ और डेवलपमेंट में। तो ये था हमारा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट बेसिकली इसका जो मैनेजमेंट है वो कुछ नहीं है, मेडिकल मैनेजमेंट सबका सेम ही है। जो कंजेनिटल हार्ट डिसीज़ है, जो याद करने वाली चीज़ है वो ये है कि सर्जिकल रिपेयर जिसमें हम स्टिचेस का यूज़ करते हैं और स्पेशल पैचेस का यूज़ करते हैं, बाकी कार्डियक कैथेटराइजेशन करते हैं, और इन ये सर्जरी जो है 95% जो है सक्सेस होती हैं, ठीक है। ये था वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। अब हम बात करते हैं पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट है, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। बाकी इसके लिए हम पता होना चाहिए कि डक्टस आर्टरियोसिस फीटस सर्कुलेशन के टाइम डक्टस आर्टरियोसिस प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। अभी पेटेंट मतलब कि वहाँ पे वो रह जाता है एक ही प्लेस में, मतलब कि वो बंद नहीं होता, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि डक्टस आर्टरियोसिस का फंक्शन हमें पता है, हमें पीरियड सर्कुलेशन पढ़ा था। डक्टस आर्टरियोसिस का फंक्शन होता है ब्लड को शंट कराना, कहाँ से, पल्मोनरी आर्टरी से ओटा में, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है डक्टस आर्टरियोसिस। अभी पेटेंट मतलब कि जब बेबी का बोर्न बर्थ हो जाता है, नॉर्मली क्या होता है कि जब बेबी बर्थ हो जाता है बेबी का, तो क्या होता है डक्टस आर्टरियोसिस क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि नॉर्मल सर्कुलेशन जो है वो चालू हो जाता है। लेकिन अभी पेटेंट मतलब कि अभी बेबी का बर्थ हो गया लेकिन डक्टस आर्टरियोसिस क्लोज नहीं हुआ है, वो पेटेंट रह गया है। तो क्या होता है कि अभी यहाँ पे ब्लड लंग्स में जाने की बजाय जो है ओटा में चला जाता है। ओके, तो ये जो है एक प्रॉब्लम पॉज कर देता है, जिससे क्या होता है कि ब्लड जो है मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाता है, ठीक है। तो ये भी ये इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। अभी डेफिनेशन भी इसकी है कि पीडीए इज अ मेडिकल कंडीशन इन विच अ डक्टस आर्टरियोसिस फेल्स टू क्लोज आफ्टर बर्थ, मतलब कि आफ्टर बर्थ जो है वो क्लोज नहीं हो पाता। इसकी वजह से क्या होता है, This allows the portion of oxygenated blood from the left atrium to flow back to the lungs by flowing from the aorta, which has a higher pressure to the pulmonary artery। मतलब कि वही है कि यहाँ पे क्या होता है कि जब यहाँ पे डक्टस आर्टरियोसिस पेटेंट हो जाता है, मतलब कि डक्टस आर्टरियोसिस रह जाता है, डिफेक्ट रह जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि मिक्सिंग ऑफ ब्लड रहता है, मतलब कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो जो है मिक्स हो जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ, और फिर वही ब्लड जो है वो ओटा के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ बोली है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस में। बाकी अगर पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस होगा तो इसके साइन एंड सिम्टम क्या होंगे, साइन एंड सिम्टम ये होंगे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है, कंजस्टेड ब्रीथिंग, ब्रीथिंग कंजस्टेड होगी बहुत ज़्यादा, पुअर ईटिंग, बच्चे को भूख नहीं लगेगी, या फिर जो ग्रोथ है वो उसकी पुअर हो जाएगी क्योंकि खाएगा नहीं अच्छे से बच्चे को प्रोटीन, या फिर मतलब कि पूरा न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली उसकी ग्रोथ पे भी इफेक्ट पड़ेगा। दैट परसिस्टेंट फास्ट ब्रीथिंग, बहुत ज़्यादा फास्ट ब्रीथिंग होगी, या फिर ब्रेथलेसनेस हो सकती है, इजी टायरिंग, एकदम से टायर्ड हो जाएगा, और रैपिड हार्ट रेट जो होता है वो एकदम से रैपिड हो जाएगा, बहुत तेज़ हो जाएगा। तो ये होता है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। क्या है मतलब कि डक्टस आर्टरियोसिस जो है वो पेटेंट रह जाता है, जिसकी वजह से ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है और वही मिक्स ब्लड बॉडी में सप्लाई हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ पीडीए, मतलब कि पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस का मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस का सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट जो होता है वो लगभग सेम होता है, मतलब कि मेडिकल मैनेजमेंट में डिगॉक्सिन देंगे, डायरेटिक्स देंगे और एंडोमिथासिन देते हैं, जो कि एक प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर होता है, जो
पेटेंट डक्टस हार्ट को क्लोज कराने में हेल्प करता है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि ये मसल्स को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब मसल्स स्टिमुलेटेड हो जाती हैं तो जो पीडीए होता है, मतलब कि पेटेंट डक्टस आर्टरीसिस होता है, वो कंस्ट्रिक्ट होने लग जाता है। और जब वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है तो जो कनेक्शन होती है वो बंद हो जाती है। तो ये जो मेन फंक्शन होता है एंडोमेथसिन का, ठीक है, जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर होता है। अगर इससे भी काम नहीं होता तो जो सर्जिकल मैनेजमेंट करना होता है, सर्जिकल मैनेजमेंट में वही है कि रिपेयर करते हैं हम किसको, जो वहाँ पे डिफेक्ट है उसको। रिपेयर इज यूजुअली इंडिकेटेड इन इन्फेंट्स यंगर देन 6 मंथ, मतलब कि जो 6 महीने से बच्चा छोटा होता है उसमें हमें रिपेयर करनी होती है, जिनका डिफेक्ट जो है बहुत बड़ा होता है और जिनके जो सिम्टम्स होते हैं वो पुअर वेट गेन और रैपिड ब्रीथिंग वाले होते हैं। उनको हम जो है ये सर्जरी, मतलब कि जो डॉक्टर होता है वो ये सर्जरी उनको प्रिस्क्राइब करते हैं। ओके, तो ये था हमारा मैनेजमेंट ऑफ पीडीए। अभी हम बात करेंगे टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट जो कि एक साइनोटिक कंडीशन है। ठीक है, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। अभी टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट एक कंजेनाइटल हार्ट डिसीज होती है, मतलब कि कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट होता है जो कि बहुत ज़्यादा फैटाल हो सकता है, मतलब कि डेंजरस हो सकता है अगर इसको ट्रीट नहीं कराया तो। बाकी टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, मतलब कि टेट्रा, यहाँ पे वर्ड टेट्रा यूज़ किया गया है टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट में, जिसका मतलब होता है फोर। टेट्रा का मतलब ही होता है कि फोर। इसका मतलब है कि टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट जो है 4 कंडीशन से मिलके बना हुआ है। ये जो है 4 प्रॉब्लम से एसोसिएटेड होता है। यहाँ पे यही भी लिखा हुआ है कि द टेट्रा इन द नेम ऑफ द कंडीशन कम्स फ्रॉम द 4 प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद इन, मतलब कोई टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट जो होता है इसमें 4 कंडीशंस होती हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज ventricular septal defect, another one is pulmonary valve stenosis, and another one is overriding aorta, and another one is right ventricular hypertrophy। मतलब कि इन चारों डिफेक्ट से मिलकर बनी होती है कंडीशन। अगर ये चारों डिफेक्ट प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को बोला जाता है टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। सबसे पहले हम बात करेंगे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस करा था कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट क्या होता है कि जो वेंट्रिकल्स में जो सेप्टम होता है उसके बीच में डिफेक्ट होता है। यहाँ पे ये जो डिफेक्ट प्रेजेंट है इसका बोला है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, वेंट्रिकुलर में सेप्टम है एक तो। दूसरी चीज पल्मोनरी वॉल्व स्टिमुलेशन, पर जो पल्मोनरी की वॉल्व, मतलब कि पल्मोनरी आर्टरी है, अभी इसकी में वॉल्स होती हैं पल्मोनरी वॉल्स, अभी इनमें स्टेनोसिस हो गया, मतलब कि ब्लड सप्लाई पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। ठीक है, अभी ओवरराइडिंग ओटा, ओटा भी ओवरराइड करेगा पल्मोनरी आर्टरी को। ओके, देन राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, मतलब कि जो राइट वेंट्रिकल है इनकी जो मसल्स है वो थिकन हो जाएंगे, मतलब कि हाइपरट्रोफी मतलब कि थिकन, मतलब कि ये जो मसल्स होती हैं राइट वेंट्रिकल की ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएंगी, इनमें बहुत ज़्यादा हाइपरट्रोफी हो जाएगी। तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी मतलब कि इन चारों कंडीशन अगर ये चारों कंडीशन प्रेजेंट होती हैं तो इन्हीं कंडीशन को हम टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट बोलते हैं। ओके, तो ये होती है बेसिक कंडीशन हमारी। इसमें क्या होता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट प्रेजेंट होता है, पल्मोनरी वॉल स्टेनोसिस प्रेजेंट होता है, ओवरराइडिंग ओटा प्रेजेंट होता है, एंड राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी प्रेजेंट होती है। ओके, अभी हम बात करेंगे क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस की, मतलब कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इसका यही है कि साइनोसिस, साइनोसिस हो गई, क्योंकि अभी यहाँ पे क्या होगा कि मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रहा है। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रहा है और ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो नहीं पा रही है, क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्व है ये स्टेनोसिस हो रहा है, इसकी वजह से ब्लड सप्लाई नहीं होगा प्रॉपरली। और यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड भी हो रहा है, क्योंकि जो ओटा में जो ब्लड जा रहा है वो मिक्स्ड ब्लड जा रहा है, पूरी तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जा पा रहा है। तो इसकी वजह से साइनोसिस होगा, बॉडी जो है ब्लूइश डिस्कलरेशन दिखेगी बॉडी में। ठीक है, इरिटेबिलिटी, जो बेबी होगा बहुत ज़्यादा इरिटेबल शो होगा, लिथार्जिक होगा, थका हुआ, क्लबिंग ऑफ नील्स, मतलब कि क्लब्ड नील्स दिखाई देंगे। ठीक है, क्लबिंग ऑफ नील्स मतलब कि जो उभरे हुए नील्स होते हैं बहुत ज़्यादा, उनको बोलते हैं क्लबिंग ऑफ नील्स। बाकी ब्रीथिंग डिफिकल्टी तो होगी होगी। ठीक है, अभी हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ टी ऑफ, मतलब कि टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट का कैसे हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट जो है ये मेडिकल मैनेजमेंट से ट्रीट नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 4 कंडीशन होती हैं जो एक साथ प्रेजेंट होती हैं, तो इसलिए ये मेडिकल मैनेजमेंट से ट्रीट नहीं हो पाता। जो इसकी मैनेजमेंट होता है वो होता है सिर्फ सर्जरी। ओके, और जो सर्जरी होती है वो 6 to 18 मंथ्स में करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, वरना ये कंडीशन बहुत फैटाल बन जाती है एक बेबी के लिए। तो ये जो इसकी जो सर्जरी होती है वो 6 to 18 मंथ्स में ही होती है, मतलब कि जब बेबी 6 to 18 मंथ्स का होता है उसके बीच में ही ये सर्जरी करनी ज़रूरी हो जाती है। तो इस सर्जरी में बेसिकली क्या होता है
कि जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है इसको क्लोज करना होता है, यहाँ पे स्टिच लगा देंगे या फिर पैचेस लगा देंगे। ठीक है, तो इससे ये वाला जो डिफेक्ट होता है वो क्लोज हो जाता है। और इससे क्या होता है कि जो ओवर राइडिंग ऑफ ओर्टा होता है ना, वो भी ट्रीट हो जाता है जब ये डिफेक्ट क्लोज हो जाता है तो। ठीक है, एंड देन उसके लिए एंड देन जो हमारा अनदर था वो ये था कि जो पल्मनरी स्टेनोसिस हो रहा था उसके लिए हम क्या करेंगे, वहाँ पे भी एक पैच लगा देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो फ्लो होगा वो रुकेगा नहीं, मतलब कि एक ऐसा पैच लगाएंगे जिससे क्या होता है कि जो स्टेनोसिस ना हो, जिससे वो इनलार्ज हो जाए। मैं यहाँ पे ये बोला हुआ है कि पैच टू इनलार्ज पल्मनरी वॉल, जिससे पल्मनरी वॉल इनलार्ज हो जाएगी और जो फ्लो होगा वो एकदम परफेक्ट हो जाएगा, मतलब कि वहाँ पे फ्लो में कोई दिक्कत नहीं होगी, स्टेनोसिस हट जाएगा। तो बेसिकली जो मैनेजमेंट है इसका वो सर्जरी है, सर्जरी के थ्रू हमको जो भी डिफेक्ट होते हैं वो क्लोज करने होते हैं और जहाँ पे ब्लड का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है उसको हटाना होता है। ये होता है हमारा टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। नाउ नेक्स्ट वन है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल, जो कि हमारी साइनोटिक कंडीशन है ये भी। अभी ट्रांसपोजिशन का मतलब ही होता है कि ट्रांसपोजिशन मतलब कि अपनी पोजीशन से हट जाना। ठीक है, अब ग्रेट आर्टरीज मतलब है यहाँ पे ग्रेट वेसल से ग्रेट आर्टरीज का मतलब है यहाँ पे ओटा, मतलब कि ग्रेट वेसल्स ओटा और हमारी पल्मनरी आर्टरी, इन दोनों की बात करी हुई है यहाँ पे। तो ट्रांसपोजिशन ऑफ आर्टरीज में ये एक सीरियस कंडीशन है और रेयर हार्ट डिफेक्ट है जो बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है बेसिकली टू मेन आर्टरीज कौन कौन सी, एक तो ओटा और दूसरी पल्मनरी आर्टरी, ये दोनों जो है ट्रांसपोज जाते हैं, मतलब कि जहाँ पे पल्मनरी आर्टरी होनी चाहिए वहाँ पे ओटा होता है और जहाँ पे ओटा होनी चाहिए वहाँ पे पल्मनरी आर्टरी आ जाती है। तो इस कंडीशन को हम डेक्स्ट्रा ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज भी बोलते हैं। ठीक है, या तो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स बोल सकते हैं या फिर ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज बोल सकते हैं या फिर हम डेक्स्ट्रो ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज भी बोल सकते हैं। ओके, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो ओटा होता है, ओटा इज कनेक्टेड टू द राइट वेंट्रिकल, ओटा तो राइट वेंट्रिकल से कनेक्ट होता है एंड जो पल्मनरी आर्टरी है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से प्रेजेंट कनेक्ट हो जाती है। बट नॉर्मली क्या होता है कि जो ओटा होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्ट होता है एंड पल्मनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से कनेक्ट होती है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, क्योंकि डिफेक्ट है इसलिए यहाँ पे उल्टा हो रहा है। जो ओटा होता है, इस डिफेक्ट में जो ओटा है वो राइट वेंट्रिकुलर से कनेक्ट है और जो पल्मनरी आर्टरी है वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर से कनेक्ट है। तो यहाँ पे यही डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अभी इस कनेक्शन की वजह से क्या होगा, जो ऑक्सीजन पुअर ब्लड होगा, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन बहुत कम है, वो राइट एट्रियम में आ जाएगा। ठीक है, राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा। जो ऑक्सीजन पुअर ब्लड है वो बेसिकली क्या होता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, देन राइट वेंट्रिकल में जो मिस प्लेस ओटा है ओटा में चल जाएगा और ओटा से पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑब्वियसली साइनोसिस होगा क्योंकि ऑक्सीजन पुअर ब्लड है, मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ रहा है और राइट वेंट्रिकल से ओटा में जाके पूरी बॉडी में सप्लाई हो जा रहा है। इसका मतलब कि साइनोसिस प्रेजेंट होगा वहाँ पे, क्योंकि जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होगा बॉडी में तो साइनोसिस वाली कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, और जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा, जो हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा वो लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन ब्लड रिच ब्लड जो है अभी लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में आएगा और लेफ्ट एट्रियम से आने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में, देन लेफ्ट वेंट्रिकल से पल्मनरी आर्टरी में, देन पल्मनरी आर्टरी से वो दोबारा लंग्स में वापस चल जाएगा। मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड का तो बॉडी में यूज नहीं हो रहा, जो बॉडी में यूज हो रहा है वो हो रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, क्योंकि ओटा मिसप्लेस्ड है। ओके, तो यही होता है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स का मतलब। ओके, अब इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या हुई, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन साइनोसिस, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो बॉडी में सप्लाई हो रहा है ओटा के थ्रू, तो साइनोसिस प्रेजेंट होगा। रैपिड ब्रीथिंग, ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा रैपिड हो जाएगी। कोल्ड एंड क्लैमी स्किन, स्किन बहुत ज़्यादा कोल्ड होगी और क्लैमी होगी। फेलियर टू थ्राइव, मतलब कि वो फूड मतलब कि ईटिंग जो है बहुत ज़्यादा पुअर हो जाएगी। ठीक है, अभी इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ये इसका जो मैनेजमेंट होता है वो बहुत डिफ़िकल्ट है, मतलब कि क्योंकि ये कंडीशन बहुत फैटाल हो जाती है तो इसके लिए हमें बेबी को एनआईसीयू में एडमिट कराना पड़ेगा। ठीक है, जिसे हम न्यूनेटल आईसीयू भी बोलते हैं।
इंटेंसिव केयर यूनिट। इसके लिए हमें वेंटिलेटर की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ब्रीथिंग इसमें बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है, तो वेंटिलेटर सपोर्ट देना पड़ेगा बेबी को। कार्डियक कैथेटराइजेशन देना पड़ेगा, आईवी प्रोस्टाग्लैंडिन्स देना पड़ेगा क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन हो जाता है, कंस्ट्रक्शन में हेल्प कराती है, क्लोजन में हेल्प कराती है। देन बाय सेकेंड वीक ऑफ लाइफ टीजी रिपेयर इज डन, मतलब कि जब बेबी का सेकेंड वीक होता है तो उस टाइम पे सर्जिकली टीजीए को रिपेयर कर देते हैं एंड एक स्विच ऑपरेशन करते हैं। स्विच ऑपरेशन मतलब कि जहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी होनी चाहिए वहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी को लगाएंगे और जहाँ पे जो हमारी ओटा होती है वहाँ पे ओटा को मिसप्लेस कर देंगे। तो मतलब कि ये टीजी रिपेयर करते हैं बेसिकली सेकेंड वीक ऑफ लाइफ में। तो इसका यही मैनेजमेंट होता है कि सबसे पहले हमें एनआईसीयू में डालना है बेबी को, देन वेंटिलेटर सपोर्ट देना ज़रूरी हो जाता है, देन कार्डियक कैथेटराइजेशन, देन आईवी प्रोस्टाग्लैंडिन्स, देन सेकेंड वीक ऑफ लाइफ में हमें उसको ट्रीटमेंट कराना, मतलब कि जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो कराना होता है। तो ये था हमारा ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। ओके, सो ये हमारी बेसिक कंजेनाइटल कंडीशंस थी, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट से जो बेसिकली पूछे जाते हैं और बेसिकली यही जो है बहुत कॉमन होते हैं। सो थैंक यू।